गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसमें जिसने ठगी और धोखाधड़ी की सारी हदें पार कर दी थी। इस सदी का अगर सबसे बड़ा ठग कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। और उसकी कहानी सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा। तो चलिए मैं सीधा कहानी की तरफ आता हूँ। लखनऊ की सेंट्रल जेल में एक कैदी लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से कैद था। उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते एक खत लिखा करते थे जिसमें वो अपनी परेशानियों के बारे में बताया करती थी। तो जैसा कि जेल का एक नियम है कि अगर कोई चीज बाहर से आए तो पहले उसे सेंसर किया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं इसमें कोई ऐसा सामान तो छुपा हुआ नहीं है कि उस कैदी को कोई फायदा हो, या फिर अगर कोई लेटर है तो उसमें कोई ऐसी बातें तो नहीं लिखी हुई है जो जेल प्रशासन को जानना जरूरी हो, या फिर कोई ऐसा प्लान तो नहीं है जिसे पढ़कर वो कहीं वहां से भागने की कोशिश करे। तो सुरक्षा के मद्देनजर उसे वहां का जेल प्रशासन उसके देखता है, पढ़ता है और उसके बाद ही वह चीज अ, उस कैदी को दी जाती है। तो ऐसा कोई हरकत इस तरह की नहीं होता है। तो उसकी पत्नी उसे हर हफ्ते खत लिखा करती थी। और एक आध दो हफ्ते पिछले लगभग 1 2 महीने से लगभग यही सिलसिला चल रहा था। और इसी बीच 7 से 8 खत उस कैदी के पास आ चुके थे। और उस कैदी ने उनमें से एक भी खत का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वहां का जो जेलर्स था उसे पता था कि इस खत का उस कैदी की पत्नी का अपनी परेशानियों के बारे में बताती है, जिसके बावजूद भी वह उन खतों का जवाब नहीं देता है। तो उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक और खत आया तो जेलर ने पहले उसे पढ़ा और सोचा कि क्यों ना आज मैं खुद जाकर उसे यह लेटर दूं अपने हाथों से। और उसके बाद वो जेलर उस कैदी के पास गया और उसे वो लेटर दिया और पूछा कि तुम्हें हर हफ्ते तुम्हारी बीवी खत लिखती है, पर तुमने किसी भी खत का कोई जवाब क्यों नहीं देते हो? तो जो कैदी होता है वो बोलता है कि ठीक है साहब, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इस खत का जवाब जरूर भेजूंगा। और उसके बाद उस कैदी ने एक लेटर लिखा और उसने अपनी पत्नी के एड्रेस पर उसे भेज दिया। अब जैसा कि जेल का कानून है कि अगर कोई भी चीज बाहर से अंदर आए तो वह सेंसर होता है, ठीक उसी तरह अगर कोई भी चीज अंदर से बाहर जाएगी तो उसे भी सेंसर पहले किया जाएगा। तो वहां के जेलर ने उस खत को खोला और जैसे ही पढ़ा तो उसके कान खड़े हो गए। और उसकी वजह थी कि उस खत में लिखी ही गई थी उस बात, ऐसी ऐसी बातें। उस कैदी ने अपनी पत्नी से उस खत में लिखा था कि तुम परेशान ना हो, मैं कुछ दिनों में बाहर आ जाऊंगा। अगर तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत है तो तुम एक काम करो, जो हमारा खेत है वहां जाओ। और वहां पर एक निशानी बताता है और कहता है कि उस खेतों में उस जगह पर एक हाथ अंदर गड्ढा खोदना और वहां पर तुम्हें एक डब्बा मिलेगा और उसमें सोने और चांदी के गहने हैं और पैसे भी हैं, उसे निकाल कर अपना खर्चे चलाओ। तब तक मैं वापस आ ही जाऊंगा। यह बात पढ़ते ही पूरा जेल प्रशासन हरकत में आ गया। और उसके ऊपर काफी सारे लूटपाट के आरोप पहले से थे, तो उन्हें लगा कि उस जगह पर छापा मारने का उन लोगों ने फैसला किया। और उसके बाद लखनऊ के जेलर ने वहां के लोकल पुलिस से बातचीत की और वहां के पुलिस को लेकर के सीधा पहुंच गए उस जगह पर। फिर वहां से जानकारी लेकर के उस खेत में उस बताई हुई जगह पर पहुंचा और गड्ढे खोदने लगा। और वहां एक हाथ गड्ढा खोदा पर वहां कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी जगह खोदा, वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह, वहां भी कुछ नहीं मिला। और ऐसा करते करते उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और सुबह से शाम हो गई तो उन्हें लगा कि शायद इंफॉर्मेशन गलत थी और यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो लोग वापस चले गए। और कुछ महीने बाद उसकी पत्नी का एक और खत आता है और उस खत में लिखा था कि थैंक यू जेलर साहब, आपने हमारा खेत जोत दिया और बहुत अच्छे तरीके से जोता, जिसकी वजह से इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे नहीं थे जो खेत जोतते, उसके लिए आपने यह काम करके मेरी बहुत मदद की है। और यह सब कुछ हो पाया उस कैदी के तेज दिमाग से और उसकी वजह से। और कोई नहीं बल्कि यह नाम जिस कहानी के बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले सुनाया है, यह कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल था, जो आपने इस कहानी को शायद पहले कभी न कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। मगर ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है और नटवर लाल पर है। बाकायदा सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड पर भी है। नटवर लाल का जन्म सन 1900
12 में बिहार के सिवान जिला के गांव जीरादेई से 2 किलोमीटर दूर हुआ था। एक गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। जीरादेई गांव एक इंसान के लिए और मशहूर है, और वो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका जन्म भी जीरादेई गांव में ही हुआ था। दोनों ने कुछ पाने की चाहत में एक ही स्टेशन से ट्रेनें पकड़ी। एक देश के राष्ट्रपति उनका संसद भवन में पहुंचे और देश का नाम रोशन किया, और एक ने उसी संसद का सौदा कर दिया। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, और उनके पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में। नटवरलाल का घर आज भी उसी गांव में है, हालांकि टूटा फूटा है और गिर चुका है। नटवरलाल को उस गांव में गए हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं, पर आज भी उस गांव के लोग उस जगह की रखवाली करते हैं। कोई भी उस जगह पर कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करता है, और इसकी वजह है नटवरलाल के लिए उन लोगों का प्यार और इज्जत। उस गांव के लोग, उस गांव के आदमी नटवरलाल को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, और उनके हिसाब से एक ऐसा इंसान था जो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। मतलब एक रॉबिन हुड वाली इमेज है उसकी गांव में। और उन गांव वालों ने कभी उनकी बुराई नहीं की, और ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल एक या दो लोग उसकी अच्छाई कर रहे हैं, बल्कि आप अगर उस गांव में जितने भी लोगों से बात करेंगे, सभी उसे एक अच्छा इंसान बताएंगे। और अगर आप वहां जाकर उसके बारे में पूछेंगे कि हमें नटवरलाल के बारे में जानना है, तो वह लोग तुरंत आपको वहीं पर टोक देंगे कि नहीं, नटवरलाल नहीं, मिस्टर नटवरलाल बोलिए। तो आपको लगेगा कि शायद अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आई थी मिस्टर नटवरलाल, उसकी वजह से ऐसा बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। वहां के लोग नटवरलाल को इज्जत देने के लिए या तो मिस्टर नटवरलाल बोलते हैं या फिर मिथिलेश बाबू बोलते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के नटवरलाल फिल्म आने से कई वर्षों पहले से ये चीज बोली जाती है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि मिस्टर नटवरलाल जो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, वो बायोपिक थी इसी नटवरलाल के जीवनी पे। वो भी कहानी हम आगे बताएंगे आपको। आखिरी बार सन 2012 का साल था जो उसे देखा गया था। उस दिन नटवरलाल 1996 का साल था, और उस दिन नटवरलाल 3 कारों के काफिले से इस गांव में आया था। गांव वाले बताते हैं कि उसने जो परफ्यूम लगा रखा था, उसकी खुशबू मीलों तक फैली हुई थी। गांव में आने के बाद उसने बहुत बड़ा शामियाना लगवाया, पूरे गांव के लिए खाना बनवाया और उन्हें दावत दी, और जाते वक्त सबको 100-100 रुपये का एक नोट भी दिया। नटवरलाल बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, कहा जाता है कि वो एक बार मैट्रिक में भी फेल हो गया था, मगर आगे चलकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। बचपन में उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था जिनका नाम था सहाय। एक बार उन्होंने नटवरलाल को बुलाकर एक बैंक ड्राफ्ट दिया और उससे कहा कि इसे बैंक में जमा कर दो। तो वह जब ड्राफ्ट को लेकर के बैंक जा रहा था, तो उसकी नजर सिर्फ उसकी साइन पर थी, जो कि उस ड्राफ्ट पर किया गया था। और फिर उसने उस साइन की, उस हस्ताक्षर की नकल करने की कोशिश की, और जब उसने उसकी कॉपी की, तो कोई भी यह नहीं कह सकता था कि असली साइन कौन है। उसने एकदम वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम हस्ताक्षर किए थे, और उसे उन्होंने वहां पर जमा कर दिया। उसके बाद वो ड्राफ्ट तो उन्होंने वहां पर जमा कर दिया, लेकिन उसके बाद किया क्या कि वह एक और ड्राफ्ट बनवाया और उस पर सहाय के नकली साइन करके बैंक से कुछ पैसे निकाल लिए। और जब वो पकड़ा नहीं गया, तो उसने ऐसा 2-3 बार और किया, और उसकी नकली ड्राफ्ट और हस्ताक्षर के जरिए उन्होंने 1,000 रुपये की ठगी कर ली। यह उसकी लाइफ का पहला क्राइम था। फिर कुछ दिनों बाद वो आदमी बैंक जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से 1,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वहां के कर्मचारियों से बात करता है, तो वो लोग बताते हैं कि जिसे आपने एक बार ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो बैंक एक गांव में था, और आज भी गांव में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, शहरों की तरह नहीं है, कंक्रीट के जाल में नहीं है कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, ऐसा गांव में नहीं होता है। आज भी लोग पूरे गांव में एक एक लोगों के नाम से लोग वाकिफ रहते हैं। खैर, पैसे निकाल उन्होंने ये बात जब सुने, तो यह सुनकर गुस्से में नटवरलाल के घर पहुंचता है और उसके पिता को सारी बातें बताता है। उसके बाद उसके पिता नटवरलाल की खूब पिटाई करते हैं, और इस बात से वह गुस्सा होकर के कोलकाता भाग जाता है। और उस वक्त वह कलकत्ता हुआ करता था, वहां पहुंचकर अपनी पढ़ाई जारी रखता है, और खर्चे के लिए एक सेठ के यहाँ काम करने लगता है। उस सेठ का नाम केशव राम था, और उसका कॉटन का बिजनेस था। नटवरलाल उस सेठ के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाता था, और एक बार नटवरलाल ने
अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उस सेठ से कुछ रुपए उधार के तौर पे मांगे, तो सेठ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस बात पर नटवरलाल को काफी गुस्सा आता है और इसका बदला लेने के लिए उसने उस सेठ को कॉटन के बीच काम के बीच 4.5 लाख रुपए की ठगी कर ली और पैसे लेकर के वहां से फरार हो गया। यहाँ से उसके क्राइम का सफर शुरू हो गया था। नटवरलाल जिसकी उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश भाषा का वो फर्राटेदार इंग्लिश बोला करता था। भेष बदलने में भी वो माहिर था और कॉन्फिडेंस इतना कि किसी भी काम को करने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था। और जाली साइन करने में तो उसने महारत हासिल की थी। वह किसी इंसान की नकली साइन इस तरीके से करता कि कोई भी धोखा खा जाए। यह खूबी उसके अंदर गॉड गिफ्टेड थी। उसने अपने कैरियर में जितने भी क्राइम किए वह ज्यादातर या तो नकली हस्ताक्षर करके किए या फिर नकली चेक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किए, या कह सकते हैं कि जाली पेपर थ्रू के किए। 1996 में जब नटवरलाल कानपुर के जेल में बंद था तो उसके पैरों में कुछ परेशानी आ गई थी। वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं रहा था और व्हील चेयर पर इधर से उधर जाया करता था। उसका इलाज भी कराया गया पर कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उसे कोर्ट में अर्जी लगाई और उसका इलाज किसी अच्छी जगह से कराया जाए। कोर्ट ने उसकी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उसे दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने की आदेश दे दी और उस वक्त उसकी उम्र लगभग 84 साल थी। उसके बाद कानपुर जेल से 3 पुलिस वाले उसे लेकर के ट्रेन से दिल्ली पहुंचते हैं और उसे वहां से एम्स लेकर के जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। और इस इलाज के दौरान उसे जहां भी जाना होता है उसे उसी व्हील चेयर पर लेके जाया जाता। और वहां से इलाज कराने के बाद जब वह कानपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है और उसकी ट्रेन छूट जाती है। जब उन्हें किसी तरह से कानपुर पहुंचना था तो उस पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला अगली ट्रेन की टिकट लेने के लिए चला जाता है और दूसरा पुलिस वाला जो था वह ट्रेन की टाइमिंग पता करने के लिए चला जाता है। उसके बाद वहां बचे एक नटवरलाल जो व्हील चेयर पर था और एक पुलिस वाला जो थोड़ी देर बाद नटवरलाल से कहता है, नटवरलाल कहता है पुलिस वाला से कि मुझे चाय पीनी है, एक चाय पिला दो। पहले तो पुलिस वाला मना करता है पर नटवरलाल नहीं मानता और कहता रहता है कि मुझे बस एक चाय पिला दो। फिर पुलिस वाला सोचता है कि यह तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है तो यह यहाँ से भागकर कहाँ जाएगा, और वह पुलिस वाला चाय लेने के लिए चला जाता है। यह बात 25 जून 1974 की है। और उसके बाद जब वो चाय लेकर के जाता है तो वहां थोड़ी देर के बाद पहले पहला पुलिस वाला पहुंचा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। वहां पहुंचने के बाद तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह व्हील चेयर तो वहीं था पर उस पर बैठा नटवरलाल गायब था। उसके बाद उसे खूब ढूंढा गया, पूरा रेलवे स्टेशन छान मार दिया पर नटवरलाल का कहीं पता नहीं चला। उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि जो इंसान इतने महीनों से अपने पैरों से चल फिर नहीं रहा था वह अचानक से भाग कैसे गया। और यही थी नटवरलाल की चालाकी। उसका दिमाग इतना तेज था कि वह बड़ी से बड़ी और आसानी से किसी को भी बेवकूफ बना सकता था और अपने हिसाब से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। इतने दिनों से चल फिर नहीं पा रहा था, यह उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। नटवरलाल की 2 बीवियां थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी एक बेटी है जो कि रांची में रहती है और एक छोटा भाई है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जो कि बिहार के गोपालगंज में रहते हैं। दरअसल 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल की कि नटवरलाल के ऊपर चल रहे 100 से भी ज्यादा केसों को अब बंद कर दिया जाए क्योंकि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की मौत हो चुकी है। और फिर इसकी छानबीन की गई। उसके छोटे भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव से इसके बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, नटवरलाल की मौत तो 1996 में ही हो गया था जब वह दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागा था। उसके बाद वहां से वो रांची पहुंचा था और एक्सीडेंट में उसकी एक मौत हो गई। हमने रांची में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो उसकी मौत कब, कहां और कैसे हुई इस बात का कोई भी पुख्ता रूप से सामने नहीं आया और एक तरीके से उसने अपनी मौत को भी धोखा दिया। और आज तक लोगों को यह नहीं पता कि उसकी मौत की असल वजह क्या थी और वह कब मरा। एक बार नटवरलाल सफेद खाकी कुर्ता पाजामा पहने बिल्कुल सरकारी अफसर की तरह तैयार होकर के एक बड़ी सी गाड़ी में कनॉट प्लेस के एक वॉच के दुकान में पहुंचता है। उस वक्त नारायण दत्त तिवारी फाइनेंस मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। वहां पहुंचकर वो उस वक्त दुकान के मालिक से कहता है कि नारायण दत्त तिवारी यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की कि अपना सीईओ बताता है अपने आप को, और राजीव गांधी कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई है
और वहां जितने भी लोग आएंगे उन्हें एक घड़ी गिफ्ट की जाएगी, तो आप मुझे अच्छी से अच्छी और महंगी घड़ी दिखा दीजिए। उसकी यह बात सुनकर पहले तो दुकानदार को थोड़ा सा शक होता है, मगर फिर लालच फिर वो सोचता है कि इतनी घड़ियों का ऑर्डर आगे फिर उसे कभी मिले या ना मिले, तो दुकान का मालिक उसे अपनी दुकान की सबसे महंगी और अच्छी घड़ियां दिखाता है। उसके बाद नटवर लाल से बहुत सारी उनमें से घड़ियों को पसंद करता है, और उस दिन वो उसे लेकर के नहीं जाता और कहता है कि मैं कल अपने एक आदमी को लेकर के आऊंगा, और वो वहां से उस दिन चला जाता है। अगले दिन वो फिर उस दुकान पे पहुंचता है और वहां से 93 घड़ियां पैक करवाता है और बोलता है कि आप अपना एक आदमी मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उन घड़ियों की कीमत का ड्राफ्ट दे दूंगा। फिर वो दुकान से एक आदमी के साथ महंगी गाड़ियों में बैठकर सीधा नॉर्थ ब्लॉक पहुंचता है, जहां सारे वीवीआईपी लोग रहते थे, और एक जगह अपनी गाड़ी रोककर बाकायदा अंदर जाता है एक मकान का, एक फ्लाइट के अंदर, और वापस आकर उसे 29,000 कुछ रुपए का, सॉरी 39,000 कुछ रुपए का डाक देता है। उस जमाने में जब 500 रुपये किलो चांदी हुआ करती थी। 2 दिन के बाद जब दुकान का मालिक उस बैंक में उस ड्राफ्ट को जमा कराने जाता है, तो पता चलता है कि ये फर्जी ड्राफ्ट था। ऐसा करके उसने अपने हुनर से बहुत सारे लोगों को लूटा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे टाटा, बिरला, अंबानी तक को नहीं छोड़ा। इन लोगों के पास भी वह कोई ना कोई जरूरतमंद या समाज सेवी बनकर पहुंचता, और उसे बड़े बड़े डिमांड ड्राफ्ट और चेक लेकर वहां से फरार हो जाता। यहाँ तक कि उसने ताजमहल तक को भी नहीं छोड़ा। वहां भी उसके भी प्रॉपर उसके कागज बनाकर एक बार नहीं, पूरे 3-3 बार उसने अपना काम किया। और उसने अपने कैरियर में 3 बार तो ताजमहल को बेचा, 2 बार लाल किला को बेचा, एक बार संसद भवन को बेचा, और एक बार राष्ट्रपति भवन को भी बेचा। और लोगों ने उसे खरीद भी लिया। उन्होंने अपने आप को खरीदने वालों के सामने इस तरह से पेश करता है कि वो बिल्कुल भी जेन्युइन पर्सन, और कॉन्फिडेंस इतना कि कोई शक ही नहीं कर सकता। बाकायदा इन प्रॉपर्टीज के सारे जाली पेपर्स बनवाता, उस टाइम की जमीन का रेट वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन करता, और सरकारी अधिकारियों के नकली सारे साइन डॉक्यूमेंट को ऐसे तैयार करता कि कोई भी धोखा खा जाए। बल्कि संसद भवन को तो उसने तब बेचा जब उसके अंदर कार्रवाई चल रही थी, और उसने उन विधायकों के साथ ही उसे बेच दिया था। 1937 में उसने रेलवे गोदाम में पड़े लगभग 900 टन लोहे की चादर को बेचने की कोशिश की, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। यहां तक कि उसने वेश्याओं तक को भी नहीं छोड़ा। उसके पास भी दिल्ली में जाता और उन्हें खूब सारे शराब वाला पिलाता, और फिर उसके पैसे और गहने लेकर के वहां से फरार हो जाता। वो हर जगह अपने आप को अलग नामों से पेश करता, कभी मिथिलेश कुमार अग्रवाल, कभी सुरेंद्र कुमार, कभी अंबिका पांडे, कभी शंकर लाल, कभी अलग अलग तरीकों के सीताराम आदि। एड्रेस भी वो अलग अलग दिया करता। एक बार तो उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का एड्रेस दे दिया। ऐसा ही एक बार उन्होंने जहां का एड्रेस दिया, पुलिस जब वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची और जब देखा तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का घर निकला। हालांकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अपने करियर में सिर्फ 20 साल जेल में रहा, और मैं 20 साल सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर 400 भी ज्यादा ठगी के मामले थे, और 150-200 के करीब उसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिसमें से सिर्फ 29 मामलों में फैसले आए थे, जिसमें से 113 साल की उसे कैद हुई थी। उसके बाद देश में अलग अलग जगहों से वह गिरफ्तार हुआ, जिनमें से सिर्फ एक बार उसे जमानत मिली जब वो पहली बार पकड़ा गया था। बाकी के बार 8 बार वो जेल तोड़कर भागा, जिसमें एक बार वह 1942 में पटना की जेल से भागा, 1944 में वो गोरखपुर की जेल से भागा, और 1947 में वो वाराणसी की जेल में बंद था, जो कि उन्हें बाद में तिहाड़ भेज दिया था। उस दौरान उसे किसी केस की पेशी के सिलसिले में लखनऊ लेकर के जाना था। तो लखनऊ से 3 पुलिस वाले होते हैं और उन्हें लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां से उन्हें लखनऊ मेल में जाना था। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद एक जगह पर उन्हें बिठा देते हैं, और उनका हाथ एक रस्सी से बांधा होता है, जिसका दूसरा छोर एक पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, आप मेरे लिए दवा ला देंगे बाहर से। पुलिस वाला सोचता है कि आगे कहीं और तबीयत खराब हो जाए, तो वो दवाई लेने चला जाता है। दूसरे पुलिस वाले को पानी लेने के लिए भेज देता है, और तीसरे को वो बोलता है कि मुझे तेज टॉयलेट जाना है, आप मेरे साथ चलिए। अब जब वो पुलिस वाले उसे लेकर के जाने लगा, तो आगे आगे नटवरलाल और पीछे पीछे पुलिस वाले, जो कि उसके हाथ से बंधी रस्सी था, एक सिरा पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। अब जैसे ही भीड़ में नटवरलाल घुसा, तो उसके हाथ से कब रस्सी खुली और कब वह भीड़ में गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। और पुलिस वाले उसे ढूंढता रह गया, पर वो तो नटवरलाल था, अब थोड़ी ना इतनी जल्दी मिलने वाला था।
इतनी चालाकी चालाकी और तेजी उसमें कि वह पुलिस वाले के सामने से गायब हो गया और उसे पता तक नहीं चला। उसके बाद 20 जुलाई 1956 को उसे मेरठ में पकड़ा गया और लखनऊ जेल भेज दिया गया, मगर वो वहां से भाग गया। वहां के तो पुलिस वाले भगाने में उसकी मदद की। जेल के 11 पुलिस वालों ने को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और उन पुलिस वालों से पुलिस की वर्दी भी सिलवाया। उसके बाद बड़ी शान से पहनकर उस वर्दी को गेट के बाहर पहरेदारों से मिला, सलाम वलाम किया और जेल से बाहर निकल गया। उसने 11 पुलिस वालों को 5 लाख रुपए देने का वादा भी किया, जो कि उसने दिया भी। जब पुलिस वालों ने उस बैग को खोला तो उसमें सिर्फ जाली नोट थे। नटवरलाल जो था वो बातें करने में भी बहुत हाजिर जवाबी था। उससे कोई भी सवाल पूछा जाए उसके पास पहले से ही जवाब तैयार होता था। कानपुर की अदालत में एक बार उसकी पेशी थी। जज ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो नटवरलाल ने बोला कि आपके पास 1 रुपए है। तो जज ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि आपके पास अगर 1 रुपए है तो दीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। तो जज ने उसे 1 रुपए दिया और नटवरलाल ने अपनी उस 1 रुपए को लेकर के अपनी जेब में रख लिया और बोलता है कि बस जज साहब, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं लूटता, मैं किसी से छीना झपटी नहीं करता, मैं तो बस जो मांगता हूँ वो खुद ब खुद दे देते हैं मुझे, जैसा कि आपने दिया। उसकी बात सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग थे सब हंसने लगे और वह जज भी मुस्कुराने लगा। वो जब एक बार वाराणसी में बंद था तो उसका इंटरव्यू किया गया। उससे पूछा गया कि आप इस बार कैसे पकड़े गए? तो वह बहुत हाजिर जवाबी और उसने उसी अंदाज में उसका जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस था, पर मुझे लगा कि मैं अभी पकड़ा नहीं जाऊंगा कभी, पर भगवान की ये इच्छा थी और इसीलिए शायद मैं पकड़ा गया। तो उसने पूछा कि क्या भगवान में विश्वास करते हैं रिपोर्टर? तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, मुझे भगवान में विश्वास है और मैं जब कभी किसी मुसीबत में होता हूँ तो मैं भगवान को याद करता हूँ और भगवान खुद मेरे सामने प्रकट होते हैं और मेरी मदद करते हैं। फिर उससे पूछा गया कि आप जेल से भागते कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जेल से भागता नहीं हूँ, पुलिस वाले खुद मुझे गेट खोल करके कहते हैं कि जाओ। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपको पता है कि आपके ऊपर एक फिल्म बन रही है नटवरलाल? तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पता है। फिर पूछा जाता है कि क्या आप उस फिल्म को देखेंगे? तो नटवरलाल का जवाब था कि मैं क्यों देखूंगा उस फिल्म को, जिस फिल्म का हीरो ही मैं खुद हूँ, पर हाँ मैं इस फिल्म पर मानहानि का केस जरूर करूंगा। और उसने यह भी बोला कि सरकार अगर मेरा इस्तेमाल करे तो मैं विदेश जा करके जितने भी मेरे देश के ऊपर कर्जे हैं मैं अपने हुनर से सारे कर्जे उतार दूंगा और भारत सरकार को सारे कर्जों से मुक्त करा दूंगा। उसके बाद जब यह इंटरव्यू और उसकी कहानी अखबारों में छपी तो पूरा हिंदुस्तान जानने लगा और कई कहानी और उसके सॉन्ग को उसके नाम से लिया जाने लगा। और आज भी एक पहेली बनी हुई है कि नटवरलाल की मौत कब और कहां और कैसे हुई। जैसा कि उस वक्त पर अलग अलग बातें सामने आए पर कोई पुख्ता सबूत नहीं था और पुलिस रिकॉर्ड में भी यही है कि उसे आखिरी बार 1996 में देखा गया था, जब वह दिल्ली में रेलवे स्टेशन से भागा था। तब उसकी उम्र 84 साल थी और आज 2024 चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में तो नहीं होगा और अगर होगा भी तो उसकी उम्र लगभग 112 साल की उम्र की होगी, जो कि मुमकिन नहीं लगता। और एक इंसान जिसके पास इतना तेज दिमाग था, उसने उसका इस्तेमाल गलत कामों में किया। अगर वह उसी दिमाग का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया होता तो शायद आज वो कहीं और होता। आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी कहानी में हमारी मिस ना हो। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।